Uh, Righty everyone, आज हम करेंगे acute mesenteric ischemia or AMI. ठीक है, this is very easy. It's basically a surgical emergency. ठीक है, इसमें क्या होता है? Acute mesenteric ischemia जो small bowel है, ठीक है, small bowel, इसकी ischemia हो जाता है। और क्यों ischemia हो जाता है? क्योंकि जो इसका blood supply होता है, blood supply, it is cut off, ठीक है? Which leads to bowel ischemia and necrosis. And without rapid diagnosis and treatment, mortality is extremely high. So this is an emergency. Up, we look at the causes classifications. This is super important because it will dictate कि हम क्या treatment option choose करेंगे. So these are really weird, sort of looking aberrations, but if you look at them individually, they actually make a lot of sense. So you see acute mesenteric arterial embolism, which accounts for 50% of the cases. What this means is that the arteries that are supplying the mesentery and hence the small bowel, usme embolism aa gaya, yani jo clot hai, that's from an external source. Compare that to AMAT, which is acute mesenteric arterial thrombosis, which is that there is also a blood clot, but this clot was formed in situ or in the site of the mesenteric arteries itself. Then we have NOMI. NOMI stands for non-occlusive mesenteric ischemia. That means that mesentery की ischemia तो हो गया है, but it's not because of a clot. Like clot नहीं है क्योंकि it's not occlusive, right? Occlusion कहाँ से होता है? Clot की वजह से होता है. Then we have mesenteric venous thrombosis. कि thrombosis हुआ है यानी in situ development हुई है, but it's not the artery that's blocked, but it's the vein. ठीक है? And then we don't have to look at the rare causes because those are not very clinically relevant. Now, why is it listed in this order? Because this is the order in which the um, occurrence rate occurs. तो सबसे ज़्यादा embolism होता है in the artery, then thrombus होता है in the artery, then non-occlusive causes आते हैं, then venous thrombosis आता है कि venous का अपने clot है. See, so you can see the sort of percentage comparison. Now, let's look at some causes. Cardiac emboli, like एट्रियल फिब्रिलेशन से क्लॉट हो सकता है कि वो ब्रेन की तरफ जाए और स्ट्रोक हो जाए पोस्ट एमआई न्यूरल थ्रोम्बोसिस हो सकता है प्रोस्थेटिक वाल्व की वजह से thoraco abdominal aneurysm है कि उस जगह का क्लॉट फॉर्म होके वो वहां पे ट्रैवल करेगा so it's sudden onset previously asymptomatic एकदम से start हो जाएगा atherosclerotic sclerosis of the mesenteric artery so this is usually because of क्या कहते हैं chronic angina ठीक है chronic वो है ओके सो व्हाई वुड वी हैव नोमी ठीक है क्योंकि लो फ्लो स्टेट्स हैं हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक स्ट्रोक है सबसे ज़्यादा वेजोप्रेसर्स हैं तो क्रिटिकली इल पेशेंट्स के अंदर जहाँ पे लो फ्लो स्टेट्स हैं उसके अंदर वो होता है एंड देन मीजेंटेरिक वीनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि कोगुलोपैथी मैलिग्नेंसी ऑटोइम्यून डिजीज स्लोअर ऑनसेट होता है सो दीज आर जस्ट सम अदर रीजंस व्हाई होता है रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं एम्बोलिज्म के एम्बोलिज्म जनरली के एफेब हो सकता है हार्ट वाल्व अगर हो पोस्ट एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन के थ्रोम्बोसिक फॉर्म हो जाए ठीक है और वो ट्रैवल कर जाए थ्रोम्बोसिस कब होता है जब इसकी अपनी मीजेंटेरिक आर्टरीज का एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए और एथेरोस्क्लेरोसिस की क्या रिस्क फैक्टर्स हैं स्मोकिंग हाइपरलिपिडीमिया हाइपरटेंशन पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज वीनस थ्रोम्बस कब होता है कि थ्रोम्बोफिलिया ओरल कॉन्ट्रसेप्शन मेलिग्नेंसी आईबीडी के केसेस में ये हो सकता है ठीक है सो दैट्स नॉट वेरी हार्ड में हमारे पास हमने कहा था शॉक के केसेस में जहां पे वैसे ही हाइपोवोलेमिक स्टेट है हाइपोवोलीमिया की वजह से ऑब्वियसली ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और ब्लड फ्लो के कम होने की वजह से फिर एक चीज हो जाएगी और उस चीज को कहते हैं नॉन ओक्लूजन इस्कीमिया कि इस्कीमिया हो रहा है बिकॉज ब्लड फ्लो ही कम हो गया पीछे से अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है यू हैव टू रिमेंबर दिस क्लासिक ट्रायड ये बेली एंड लव के अंदर लिखा हुआ था सो सिवियर एब्डोमिनल पेन एकदम से आउट ऑफ नोवेयर एब्डोमिनल पेन है एंड इट्स आउट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल फाइंडिंग्स कि आपको फिजिकल फाइंडिंग्स में तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा बट इतना ज्यादा पेन है एंड इट रैपिडली प्रोग्रेसेस टू पेरिटोनाइटिस ठीक है ठीक है क्योंकि वी नो दैट द गट हैज बैक्टीरिया इन इट राइट तो बी व्हेन उसको वो इस्कीमिया हो रहा है देन द बैक्टीरिया बिगिंस टू sort of go rogue if you will so peritonitis हो जाएगा nausea vomiting के साथ डायरिया और abdominal distension की वजह से के साथ प्रेजेंट कर सकता है अब पहले सॉफ्ट एब्डोमेन होगा माइल्ड टेंडरनेस होगी मिनिमल गार्डिंग होगी सो दी वंस अगेन द एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स आर नॉट दैट सिग्निफिकेंट
लेकिन बाद में पेरिटोनाइटिस जब हो जाएगा तो गार्डिंग एंड रिजिडिटी हो सकती है एंड साइंस ऑफ एम्बोलिक सोर्स, फॉर एग्जांपल मर्मर हो सकता है, इरेगुलर पल्स वगैरह हो सकता है। जैसे कि एमसीक्यू स्टेम में अगर ये चीज लिखी हुई हो तो दैट विल हिंट और गिव अस अ क्लू के मे बी दैट इज द अंडरलाइन कॉज। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंशियल डिग्नोसिस के डिफरेंशियल्स हम देख लेते हैं। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, परफोरेटेड पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, एब्डोमेन एन्यूरिज्म हो सकता है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन हो सकता है। अब ये इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एक एमसीक्यू भी आया हुआ है कि रिमेंबर लैब्स में हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस और लैक्टेट, क्योंकि एलडीएच और एसिडोसिस, और कौन सा एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर acute mesenteric ischemia। ठीक है। अब इसमें एमाइलेज भी रेज्ड हो सकता है, इवन दो यूजुअली हमने कहा था कि किन केसेस में रेज्ड होता है, पैनक्रियाटाइटिस में, दैट्स जस्ट अ नोन फैक्ट। फिर उसके बाद एलएफटीज अगर सीलिएक ट्रंक इज इन्वॉल्व। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, रिमेंबर एएमआई के लिए, बिकॉज इट्स अ बिकॉज इट हैज टू डू विद ब्लड वेसल्स, सो वी आर गोइंग टू डू एंजियोग्राफी। दिस अगर लैब्स हमारे पास डिरेंज्ड हैं तो वी शुड नॉट डिले इट, इट इज क्रूशियल टू डू इट। ठीक है। ओरल कॉन्ट्रास्ट हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वॉल एनहांसमेंट ऑब्स्क्योर हो सकती है इस केस में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि इडेमेटस बाउल वॉल है, मेसेंटेरिक फैट स्ट्रैंडिंग हमें नजर आ सकती है। तो बाउल वॉल का एडिमा नजर आ रहा होता है बेसिकली, और फैट स्ट्रैंडिंग हो सकती है। लेकिन बाद में ये हो सकता है कि हमारे पास वहां पे एयर नजर आनी शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया था कि बैक्टीरिया के एयर नहीं होती, इट गोज रोग, वहां पे परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेरिटोनाइटिस के भी। ठीक है। फिर मैनेजमेंट क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, बिकॉज इस्कीमिया है ना, तो इस्कीमिया में हम सबसे पहले क्या करते हैं, O2 देते हैं। फिर उसके बाद हम अग्रेसिव आईवी फ्लूइड्स देते हैं, यूरिनरी कैथेटर, क्योंकि हमने फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, वंस अगेन बिकॉज़ द बैक्टीरिया इज गोना गो रोग, और हम सर्जिकल वो करते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेटिव जो मैनेजमेंट है दैट विल ऑब्वियसली बी सर्जरी। और बस ये मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले रिवास्कुलराइजेशन है कि वी विल ट्राई टू स्पेयर द बाउल। वो हम कैसे करेंगे कि हम एम्बेलेक्टमी करेंगे या थ्रोम्बेक्टमी करेंगे, थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे, स्टेंटिंग करेंगे। So we're going to remove the embolus, or we're going to remove the thrombus, whatever. Um, जो भी करें, thrombolysis is one trying to remove the clot, and this is also trying to open the vessel that will revascularize the mesenteric arteries। ठीक है। अच्छा, फिर resection है, नॉन वायबल बाउल जो है, we need to remove the necrotic bowel। ठीक है। और इसको कैसे करते हैं, लेप्रोटमी के थ्रू करते हैं। ठीक है। So, damage control laparotomy, 24 with a second look laparotomy at 24 to 48 hours। ठीक है। और many patients उनको स्टोमा की जरूरत पड़ जाती है, which is very unfortunate, because अगर बाउल vascularized नहीं होती तो हम एंड इलियोस्टमी कर लेते हैं कि हम कोलोन को सारा रिमूव कर देते हैं, या कोलोस्टमी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। शॉर्ट गट सिंड्रोम अगर एक्सटेंसिव रिसेक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉनिक डायरिया, मैल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और विटामिन डी डिफिशिएंसीज हो जाती हैं। दीज आर द क्लिनिकल सिम्टम्स। क्योंकि शॉर्ट गट सिंड्रोम कब होता है, जब हम गट रिसेक्शन करते हैं। थ्रोम्बोसिस अगर वो है तो हम एंटीकोagulation देते हैं, जिसमें लो मोलिकुलर वेट हेपरिन में वारफरिन दे सकते हैं। फिर डीओएसी व्हिच इज डायरेक्ट एंटीकोagulation लाइक एपिक्सिबैन या राइवेक्सोबैन, और बाउल रिसेक्शन कर सकते हैं। नोमी में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने कहा था ना कि वो वैसे ही पीछे से शॉक की वजह से होता है, तो हम अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करते हैं। तो अर्ली में क्या हमारे पास सेप्सिस हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। लेट में शॉर्ट गट सिंड्रोम हो सकता है, क्रॉनिक मैल अब्जॉर्प्शन हो सकती है, और इसकी हाई मोर्टालिटी होती है।